700 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली, 28 अंकों की मामूली तेजी। बैंक निफ्टी 515 अंकों की मजबूती यहां पर नजर आई, 60,000 के ऊपर क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। साफ तौर पे बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स देखें तो इन्फोसिस 5.5% से ज्यादा चलकर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा टेक महिंद्रा यहां पर 5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक तमाम आईटी काउंटर्स में हमने देखा कि लगभग 1.25 से 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। बात करें अगर हम लूजर्स की लिस्ट की, तो आप देखेंगे इटर्नल लगभग 4% की गिरावट यहां पर रही। जियो फाइनेंस लगभग यहां पर हमने देखा 3% तक का करेक्शन। इसके अलावा सिप्ला में 2.5% की गिरावट रही। हिंडाल्को में 2% से ज्यादा की कमजोरी नजर आई। एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.25 से 2% की गिरावट देखने को मिली। 1219 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में क्लोज हुए और 1719 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में क्लोज होते नजर आए, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, टेक्निकल लेवल्स जरा बताइए, इस बाजार को कैसे आप देखते हैं और सोमवार को जो हफ्ते भर इस बार का बाजार रहा है उस हिसाब से सोमवार को किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर रणनीति बताइए। नमस्कार प्रशांत जी, और हमारे सहयोगी गौरव सर को भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेवल्स की अगर बात की जाए तो अभी भी जो 26,000 का जो लेवल्स है काफी अहम लेवल्स है। मार्केट निफ्टी का 2 से 3 बार यहाँ तक गया पर उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं दे पाया है। तो जब तक ये हर्डल बना रहेगा तब तक मार्केट रेंज बाउंड होगा, क्योंकि निचले स्तर पर 100 डीएमए का अच्छा सपोर्ट भी है जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 25,500 के आसपास। और जो हमारा पिछला स्विंग लो लगा था वो 25,475 के बाद लगा था और वहां पे हमें हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिले थे। हालांकि जो मोमेंटम है वो फिजल आउट हो गए जैसे ही निफ्टी 25,960 के आसपास पहुंची। तो 26,000 एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा और निचले स्तर पर 25,500 सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर 25,500 के लेवल्स टूटते हैं तो एक बार फिर से हम निफ्टी को अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास देख पाएंगे, जो कि अभी 25,100 के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर से निफ्टी अपने अपवर्ड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। वहां से फिर हमें 26,300 से लेकर 26,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जहां तक हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, ये कई दिनों से और काफी लंबे समय से निफ्टी का आउट परफॉर्म करते अभी भी बैंक निफ्टी के चार्ट्स बेहतर लग रहे हैं। आज एक अच्छा कंसोलिडेशन है, आरएसआई और मैकडी में ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी और 60,500 का भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फिर से बैंक निफ्टी अपने अनचार्टेड टेरिटरी में कंटिन्यू हो सकता है। वहां से फिर हमें 61,000 से लेकर 61,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे निचले स्तरों का सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर कहां पर आपको किन लेवल्स पे निगाह रखनी है, लक्ष्मीकांत जी ने आपको बहुत डिटेल में समझाया। अब आएंगे गौरांग सर के पास। गौरांग सर, आईटी जो क्षेत्र है वहां पर एक अलग तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से नीचे टॉप सभी कंपनियों का जो एक रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिग्गज चलते हैं तो पीछे पीछे बाकी कंपनियों में भी एक मोमेंटम लौटता है। तो आने वाले वक्त में आईटी सेक्टर को आप कैसे रेट करेंगे, या कोई और सेक्टर आपको पसंद आ रहा हो तो वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका 18 और स्वदेश के दर्शकों को, मेरे मित्र लक्ष्मीकांत जी को और आपको प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, काफी लोग आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे प्रशांत भाई। पिछले 2 तिमाही से जो नतीजे आए हैं सकारात्मक थे, कोई बड़ी नकारात्मक बात नहीं है और बाजार की सोच के विपरीत नतीजे ऊपर की तरफ आए हैं, खास करके दूसरी तिमाही के, जहां पर आईटी क्षेत्र पर लोगों को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि रुझान किस तरीके का रहा। अब तक जो हमने आईटी क्षेत्र के नतीजे देखे हैं दिग्गज कंपनियों के, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस के, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सभी मैनेजमेंट ने अब तक अपनी टिप्पणियां करी है कारोबार को लेकर के और भविष्य को लेकर के, एक बात साफ दिख रही है कि डील पाइपलाइन जो है वो अच्छी है और आने वाले भविष्य में बढ़ेगी। दूसरी तरफ एआई को लेकर के जो योगदान और जो कदम और जो अधिग्रहण कंपनियां कर रही हैं उसका भी सकारात्मक असर जो है वो आने वाले भविष्य में बैलेंस शीट पर आपको आता हुआ दिखेगा।
तो आईटी क्षेत्र तो पसंद आता ही है, लेकिन इसके अलावा आपने पूछा है कि कौन सा दूसरा क्षेत्र है जो हमें अच्छा लगता है, तो एक नहीं 2-3 क्षेत्र हैं। पहले पायदान पर आएगा वित्तीय क्षेत्र, पूरा ब्रह्मांड प्रशांत भाई, निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक और मजबूत एनबीएफसी अच्छे लगते हैं। और नतीजों का सिलसिला सिर्फ तीसरी तिमाही में नहीं, लेकिन चौथी तिमाही में और आने वाले वित्तीय वर्षों में आपको यहाँ से और सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो और बैंक निफ्टी ने तो अपना मेरे ख्याल से आज बेहतर रुझान दिया आईटी सूचकांक के साथ साथ। तो वित्तीय क्षेत्र है, आईटी क्षेत्र है, इसके अलावा रक्षा क्षेत्र है, ऑटो क्षेत्र में काफी अच्छा लगता है। जिस प्रकार से आंकड़े महीने दर महीने बिक्री के आए हैं और जिस प्रकार से प्रयास सरकार की तरफ से ऑटो क्षेत्र को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा बेहतर रुझान आने वाले समय में आता है, वो देखेगा। सीमेंट क्षेत्र एक दूसरा क्षेत्र है जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रशांत भाई, हमें लग रहा है कि खपत सीमेंट की और भी बढ़ेगी और शायद इस साल अगर परिस्थितियां सामान्य रही और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ज्यादा दखलंदाजी नहीं की गई तो शायद सीमेंट के बोरियों के दाम भी ऊपर जाने की संभावना है। और खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, ये कुछ प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो वित्तीय क्षेत्र मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है प्रशांत। क्षेत्र गौरांग सर की पहली पसंद। चलिए इन सब के बीच में अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। सुमित यादव का सवाल लेते हैं। इन्होंने बीएसई लिमिटेड पे खरीदारी की है, इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है, 2753 रुपए पे गौरांग सर इन्होंने खरीदारी की है। 3 साल का जो है वो नजरिया लेकर चल रहे हैं। आज सकारात्मक बात ये भी पढ़ने में आई है प्रशांत भाई के एनएससी के आईपीओ को मेरे ख्याल से इस महीने के आखिरी तक हरी झंडी मिल जाएगी। अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से पूरा क्षेत्र जो भारतीय शेयर बाजार का क्षेत्र है, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, वो बहुत बेहतर रुझान लेकर के आएगा। अब निर्भर करता है कि मूल्यांकन किस प्रकार के वगैरह वगैरह। सीधे सीधे तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे बीएसई पर क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये एक और मेरा खुद का अनुभव है ये है कि भारतीय शेयर बाजार ने बेहतर रुझान दिया है। आने वाले भविष्य में ये बेहतर रुझान आपको होता हुआ नजर आएगा। उस परिस्थिति में प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसे बीएसई है, आने वाले भविष्य में एनएसई भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, ये सब कंपनियां अच्छा कामकाज करेगी। सर्विसेज प्रोवाइडर एनएसडीएल, सीडीएसएल, कैम्स जैसी कंपनियां, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है एज अ डिस्क्लोजर कैम्स के ऊपर, और इंटरमीडिएटरीज, ये सभी योगदान देंगे भारतीय शेयर बाजार के क्षेत्र में। और अगर ये क्षेत्र अच्छा करता है, जो कि हमें अनुमान है कि आने वाले सालों में आपको भारतीय शेयर बाजार बहुत बेहतर रुझान लेकर के आएगा, तो इनका भी भविष्य काफी उज्जवल लगता है। एक सक्षम और मजबूत कंपनी है बीएसई भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र। चलिए, तो पॉजिटिव नजरिया बीएसई लिमिटेड पे। संस्कार अग्रवाल हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, ट्रांस एंड रेक्ट, ये शेयर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 500 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, इनके भाव से लगभग आधा हो चुका है शेयर। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर जो ये स्टॉक है अभी अपने डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और काफी लंबे समय से हमने इसमें गिरावट देखी है। तो लगता है कि ये जो गिरावट है अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। तो मुझे लगता है कि फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है अगर 250 के लेवल्स टूटते हैं। ऊपरी स्तर पर अगर मैं देखूं तो 270 275 का एक हर्डल भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये इसके नीचे रहता है तब तक इसमें गिरावट बनी रहेगी। और अगर 250 लेवल्स के लेवल निचले साइड पर टूटते हैं तो यहाँ से फिर स्टॉक 235 240 तक रेंज जा सकता है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े बेरिश नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से अगर एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहां से एग्जिट हो जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। रमेश यादव हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने ट्रेंट में खरीदारी की हुई है। इनका बाइंग प्राइस जो है वो है 5538 रुपए और इनके भाव से काफी नीचे है ये स्टॉक का। पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज किया जा सकता है। गौरांग सर, ट्रेंट में खरीदारी 5538 रुपए की। देखिए, पहले तो जो कारोबार की टिप्पणियां की गई उसके कारण यहां पर रुझान थोड़ा नकारात्मक रहा। भविष्य को लेकर के भी थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं।
सिर्फ वेस्ट साइड के स्टोर नहीं, जूडियो के भी स्टोर में जो इन्होंने टिप्पणियां करी उससे नीचे के तरफ के दायरे, और आज से अगर आप देखें तो कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर ट्रेंड रहा था। निवेश पहले तो बना करके रखे, हमारी निवेश बनाए रखने की राय है, क्योंकि इनकी खरीद जो पहले की है वो ऊपरी स्तर पर है और मौजूदा स्तर करीबन 3,800 3,900 के आसपास मेरे ख्याल से आज इसका दाम आया था बंद। अगर निवेश लायक पूंजी है तो कुछ मात्रा में ये एवरेज करे ताकि इनका निवेश के स्तर जो है वो नीचे आ जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। बने रहने की आपको राय यहां पर मिलती हुई। अगला सवाल रवि का लेते हैं। भारतीय हेक्साकॉम इन्होंने खरीदारी की हुई है, 26 शेयर हैं, 1640 इनकी बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं कि क्या करें। लक्ष्मीकांत जी, भारतीय हेक्साकॉम पे राय दे पाएंगे? 1640 इनकी बाइंग प्राइस है। ये एक्सपेक्टेशन हम समय से लेके बैठे हैं जिसमें हम रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है आज के सत्र पर। जो ये ब्रेकडाउन आया था वो अभी फिलहाल 1620 के नीचे आया था। हालांकि एक हल्की रिकवरी भी देखने को मिली है, तो लगता है कि अगर 1600 के लेवल्स को अगर ये स्टॉक डिफेंड कर जाता है तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक हमें 1680 से लेकर 1720 तक देखने को मिल सकता है। तो इनको 1600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अगर बाय द फेस 1600 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से इन्हें एग्जिट होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वहां से फिर गिरावट बढ़ सकती है। उसके बाद हमें निचले स्तर पर 1520 से लेकर 1500 के भी लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो डाउन ट्रेंड जो है वो लगातार इस स्टॉक में बना हुआ है। संजना हमारी अगली दर्शक हैं और इन्होंने केपीआई ग्रीन में खरीदारी की हुई है। 507 रुपए खरीदारी है इनका और इस वक्त 443 रुपए ये चल रहा है। हालांकि आज 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास ही आना पड़ेगा। केपीआई ग्रीन पे क्या राय बन रही है? जो स्टॉक है एक रेंज बाउंड मूव दिखाता हुआ शो कर रहा है। एक बार यहाँ पर हमें एक स्पाइक देखने को मिला था 514 के बाद, उसके बाद यहाँ पे फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसके एवरेजेस देख पा रहा हूँ तो अभी भी स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये अपना इमीडिएट जो स्विंग लो है, जो कि पिछली बार हमें आता हुआ दिखाई दिया था 405, अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक 380 से लेकर 375 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं। हालांकि एक हल्का सा रिबाउंड मिलने की आशंका है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 460 470 के आसपास तक। तो अगर उस लेवल पे एक बार ये फिर से आता है तो एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको एक विशेष रणनीति केपीआई ग्रीन टेक एनर्जी पे आपको मिलती हुई। अगला सवाल शकुंतला शर्मा जी का है और गौरांग सर आपके पास आऊंगा क्योंकि इनका नजरिया 2 साल का है। केन्स टेक्नोलॉजी इन्होंने परचेज किया हुआ है। बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, 5500 का भाव है, लेकिन अभी भी 2 साल देना चाहती हैं केन्स टेक पे। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो क्षेत्र है प्रशांत भाई, हमारी फंडामेंटल टीम का सकारात्मक नजरिया है, जहां पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और सीजी पावर जैसी जो कंपनियां हैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि ईएमएस क्षेत्र, चिप, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज वगैरह वगैरह। केन्स टेक्नोलॉजीज में हमने बहुत बड़ी गिरावट आते हुए देखी, क्योंकि मैनेजमेंट ने आकर के जो आने वाले भविष्य के नतीजे हैं, तीसरी तिमाही के और आने वाले भविष्य के नतीजे, उसमें परिस्थिति थोड़ी कमजोर होगी ऐसा इन्होंने जताया है। और एक वही बड़ा कारण था जहां पर हमने स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन 6,000 या 7,000 के पार भी गया था एक समय पर, और फिर निरंतर गिरावट। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की तो बिल्कुल राय होगी, क्योंकि जब मैनेजमेंट आकर के कहते हैं कि आने वाले समय में उनके नतीजों को लेकर के असमंजस परिस्थिति या निराशा आ सकती है, उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी शायद इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, केन्स टेक आपको कैसा लगता है? नवंबर 2024 तक केन्स टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से गिरावट बनी हुई है, हमें लगता है कि आने वाले समय में भी गिरावट बढ़ सकती है।
20 डीएमए के जो लेवल्स हैं वो निचले स्तर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि दर्शाते हैं कि ये जो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है, जो भी फिलहाल 3540 के आसपास दिखाई दे रहा है, उसके नीचे भी फिसल सकता है। एक मेजर रेजिस्टेंस है नवंबर 2024 4100 का। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें डाउनवर्ड मूव बना रह सकता है। और ये जो इमीडिएट स्विंग लोग अगर 35,540 के अगर टूटते हैं तो मुझे लगता है कि वहां से स्टॉक फिर 3300 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी भी जो सेंटिमेंट है काफी बेरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। चलिए, तो करंट लेवल से आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। गौरांग सर बताइए, आपके पिटारे में आज कौन सा स्टॉक है? तो बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय दो भिन्न विभिन्न क्षेत्र में है। पहला है खरीदारी की राय कैपिटल। चाइना को लेकर के कुछ घबराहट खड़ी हुई थी। सरकारी कंपनी BHEL भेल पर खरीदारी की राय है। 330 के लक्ष्यांक है, ये लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूं, दोनों ही स्टॉक। दूसरा है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी अशोक लेलैंड, जहां पर अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 225 की। ये दोनों ही अनुमानित लक्ष्यांक है, नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। चलिए, अशोक लेलैंड और भेल यहां पर खरीदारी की राय गौरांग सर की तरफ से मिलती हुई। लक्ष्मीकांत जी, आपकी टॉप कॉल्स बताइए। जी, हमारी तरफ से रणनीति बाय साइड और सेल साइड दोनों के लिए बनाने के लिए रहेगी। बाय साइड के लिए एबी कैपिटल हम रेकमेंड करेंगे, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और जब भी इसमें हल्का भी डिक्लाइन आता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। और इस बार भी हमें एबी कैपिटल में यही देखने को मिला। पिछले 5-6 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हमें 50 डीएमए के पास दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसने ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है जो कि रिवर्सल पैटर्न होता है। तो इसको हमें बाय करना है 360 के आसपास और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 350 का। आने वाले समय में हमें 380 के लक्ष्य मिल सकते हैं। दूसरा जो हमारा रिकमेंडेशन है वो सेल साइड का है, वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है राइजिंग ट्रेंड लाइन का, और हमें लगता है कि जब तक स्टॉक अब 865 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। मल्टीपल बेरिश क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहे हैं और आरएसआई अपने 50 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हमें शॉर्ट करना है। 845 पर स्टॉप लॉस रखना है 865 का, और जो हमारे टारगेट है वो 805 तक निचले स्तर तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो एसबीआई कार्ड्स पर सेल साइड की कॉल आपको मिलती हुई एबी कैपिटल में खरीदारी की राय। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।